प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं KL पालीवाल और CMPC यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा है। और इसी सीरीज़ में जहां हमारे सदिश कलन का टॉपिक चल रहा है वेक्टर कैलकुलस, और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है आपके स्टोक थ्योरम या स्टोक प्रमेय। इसके पहले मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप इसके अंदर देख लें कि इसमें होता क्या। किसी सदिश फलन f का किसी बंद वक्र की चारों ओर है ना क्लोज कर्व, वही सदिश फलन f चारों ओर लिया गया रेखा समाकल, यहाँ लाइन इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना। रेखा समाकलन कर्ल f के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जबकि उसके अंदर डाइवर्जेंस f था, ये डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। तो यहाँ इसको जैसे लिया जाए कि इफ़ f बी एनी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है ना, कोई भी संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, और S इज द सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ कर्व C, देन f डॉट डी आर इक्वल टू ये लाइन इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एन कैप डॉट कर्ल f डी एस। ये आपके जो है स्टोक थ्योरम का एक मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। जो लाइन समाकल है, लाइन इंटीग्रेशन है, रेखा समाकलन, वो कर्ल f के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपको अगर पता हो या नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर क्या था, है ना, GAUSS। डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या था, उसके अंदर आपके S पृष्ठ समाकलन जो था N ds और वो था V, और डाइवर्जेंस F और आयतन समाकलन के बराबर होता है। यानी इसके अंदर डाइवर्जेंस F के आयतन समाकल के बराबर और इसके अंदर डाइवर्जेंस की जगह कर्ल F के पृष्ठ समाकल के बराबर, ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपकी ये लाइन समाकल है, जबकि इसके अंदर पृष्ठ समाकल, मतलब है ना, ध्यान रखना, पृष्ठ समाकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइवर्जेंस F के आयतन समाकल के, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के, ये अपने को ध्यान रखना होगा। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। और इसके अंदर वापस इसको कार्तीय, क्योंकि ज़्यादातर अपन जो सवाल कर रहे हैं उसको अपन कार्तीय रूप में रखेंगे। इसमें ये जो पोर्शन था ये किस में कन्वर्ट होता था, S, और यहाँ F1 dy dz, F2 dz dx, F3 dx dy, ये पोर्शन इसमें कन्वर्ट हो रहा था। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके कन्वर्ट हो रहा था ट्रिपल इंटीग्रेशन, और यहाँ आपके वॉल्यूम में डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F2 अपॉन डेल y, डेल F3 अपॉन डेल z, और इसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर। ये हमारे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सिस्टम था। तो हमारा जो सवाल होगा अगर, तो हम इस तरीके से करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम से, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सवाल का हल आपको चाहिए होता है, तो आप जो सवाल दिया होगा आप उस सवाल की पहचान कर लें, और आप तीनों थ्योरम से किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, तीनों से एक ही आंसर आएंगे। मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे तीनों से सॉल्व करना है। तो ये इसके अंदर है। और अब मैं इसके अंदर जो कार्तीय रूप की बात कर रहा था, तो इसी का कार्तीय रूप जो है वो आपके क्या है, F डॉट डी आर था, वो आपके F1 dx प्लस F2 dy के अंदर बदलेगा। ध्यान रखना यहाँ n कैप इक्वल टू k है, और इसमें ख़ास तौर से याद रखना आपको z जो हमेशा होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब dz इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हम हमेशा xy प्लेन लेते हैं इसके अंदर। स्टोक थ्योरम में हमेशा xy प्लेन से हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए इसमें
जनरली एक्स वाई प्लेन ले रखा है और इसलिए जेड हमारा कांस्टेंट होगा और डी जेड जो है वो 0 होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये एफ डॉट डी आर हमारा F1 dx प्लस F2 dy और एन कैप को अपन के लेंगे, मतलब के डायरेक्शन में होगा हमारा विलंब सदिश जो है इकाई सदिश। और कर्ल एफ जो है ये वाला पोर्शन, मतलब इसको तो लिखा इस तरीके से और इसको लिखा है कर्ल एफ डॉट के डी एस और फाइनली हमारा ये पोर्शन होगा डबल इंटीग्रेशन। और ये आप देख लें डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ के डी एस को डबल इंटीग्रेशन यानी पृष्ठ समाकलन डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये हम यूज़ करेंगे, या तो हम सवाल करने में ये यूज़ करेंगे या फिर हम सवाल करने में ये यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम है, सवाल इतना इजी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको ये याद रखना है डिफरेंस जो है इसके अंदर दोनों में। मैंने आपको यही बताया है कि ये इसका कार्तीय रूप तो ये है और गॉस का जो है एफ डॉट डी आर की जगह ये है, यहाँ डाइवर्जेंस एफ है, ठीक है। एफ डॉट डी आर को तो अपन F1 है ना, F1 डी वाई डी जेड, F2 डी जेड डी एक्स, F3 डी एक्स डी वाई लेते हैं और डाइवर्जेंस एफ को हम डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड लेते हैं और फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सेम ऐसे ही एफ डॉट डी आर तो आपके हो गया ये, और ये जो कर्ल एफ वाला पोर्शन है वो हमारे ये इसमें बदल जाएगा, इसमें जेड वाला जो है वो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व बाय स्टोक्स थ्योरम एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई वायर सी इज़ एक्स वाई, जो सी जो है ना ये वाला पृष्ठ एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर है जिसके शीर्ष यानी वर्टेक्स है 1 0 -1 0 0 1 और 0 -1 है। अगर आप इसको डायग्राम से समझें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से एक स्क्वायर बन रहा है आपके पास में, थोड़ा एकदम इतना अच्छा नहीं बना स्क्वायर लेकिन आप चला लें, ठीक है। ये एक्स वाई, ठीक है, और इसके अंदर आपके ये 1 0 -1 0, यहाँ पर 0 1 और -1 0 और -1 है ना, 0 -1 ये इसके हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा x जो है वो -1 to +1 और y चल रहा है -1 to +1। ये हमारे पास लिमिट आ चुकी। तो अब हम इसके अंदर एक काम करें, इसने इसकी वैल्यू पूछी है तो हमारे सामने जो इसका सिस्टम है, हम क्यों नहीं हम इस सिस्टम से चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है कर्ल की, है ना, लेफ़्ट साइड ये और राइट साइड जो है वो ये है स्टोक्स थ्योरम का। तो हम क्यों नहीं ये वाला पैटर्न यूज़ कर ले। वैसे हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो हम इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट और इससे भी कर सकते हैं। कोई हमें बंधन कुछ नहीं है कि आप मतलब किस मेथड से करो, कोई बंधन नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो हमारे पास बेटर तरीका ये है, हम ये वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, डेल F2 अपॉन डेल एक्स। तो हम एक काम करें, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जेड 0 वैसे भी है ना क्वेश्चन में, है ना, जेड कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए डी जेड 0 हो गया, जो मैं कह रहा था कि डी जेड आपके 0 है क्योंकि जेड इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, एक्स वाई प्लेन पहले बोल दिया। तो हम एक काम करें कि इसके अंदर सबसे पहले डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, जैसा कि आपके पास में ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हम ये जो निकालेंगे तो डेल F2 यानी कि क्या हो जाएगा, F2 आपके पास में ये है और ये आपके पास F1, तो इसका आपको x के रेस्पेक्ट करना डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर, और इसका जो है आपको y के रेस्पेक्ट करना है तो ये माइनस x हो जाएगा। और अब आपको पता है कि इसका आपको डबल इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन में यह लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, और ये dx dy। अब आपको ये भी पता है कि इसकी लिमिट जो है वो -1 से 1 -1 से 1 है, बस कुछ नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। तो आप पहले इसका y के रेस्पेक्ट करें
तो ये y³ माइनस एक्स वाई, इसका -1 से 1 है। मैं इसको पहले कर रहा हूँ, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, खाली इसको लेकर के कर रहा हूँ। तो अपर लिमिट यानी कि 1/3 माइनस अपर लिमिट यानी कि x, y की जगह 1 हो गया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो ये -1/3 माइनस, फिर y की जगह आपको -1 रखना, तो ये प्लस x हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके दोनों आ जाएगा। तो ये आपके क्या हुआ, देखिए 2/3 माइनस का, और ये तो ये 2/3 माइनस 2x बन गया। अब इसका हमें करना कि इसके x के रेस्पेक्ट, और यही -1 से 1 है, और ये dx, तो ये आपके क्या बन गया, आप देखें 2x/3 माइनस x², और लिमिट आपके -1 to 1। ध्यान रखना ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है, सममित फलन नहीं है, इसलिए यूँ नहीं हो कि कहीं आप इसको -1 से +1 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके और 0 to 1 लिमिट कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि ये सममित फलन नहीं है। ध्यान रखना, मतलब सम फलन नहीं है, है ना, सम और विषम फलन वाली बात होती है ना, ये केवल अपन सम फलन में ही कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें आप, तो अपर लिमिट पुट करें, तो ये 2/3 माइनस 1 और माइनस, फिर -1 रखा, तो -2/3 माइनस x की जगह -1 रखा, तो ये 1 ही रहेगा। तो आपके 1 से 1 तो कैंसिल, और ये आंसर क्या है इसका 4/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। अच्छा देखिए, ये अपने चल रही है स्टोक्स थ्योरम। मैं इसी क्वेश्चन को बाद में ग्रीन थ्योरम से करके बताऊंगा। मतलब कोई सी भी थ्योरम हो, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। हमारे को तो आंसर चाहिए होता है, वहाँ कोई ये नहीं पूछता है कि आपको किस थ्योरम से किया है, वो किसी से भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है, फलन f = x² + xyj के लिए स्टोक्स थ्योरम से f.dr फाइंड कीजिए, जहाँ z = 0, जो मैं कह रहा था कि ये कांस्टेंट रहेगा, यानी xy प्लेन लिया जाएगा इसलिए, और यानी कि dz भी 0 हो जाएगा। तो z = 0 तल में लाइज हैं कोई भी स्क्वायर, और उसकी साइड्स के एलोंग x = y = 0 और xy = a हैं। तो सीधा सा इसका जो डायग्राम बनेगा, आपके एक स्क्वायर बन जाएगा सीधा सा, ठीक है। ये आपके ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके a0, यहाँ पर a और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 a, ठीक है। इसको भले आप a ले लें, b ले लें और c ले लें। तो अब हमारे पास में सीधा सा काम आ गया है। देखिए f.dr c, अगर इसकी बात करें, f आपके पास में ये है, और dr वास्तव में आपको पता है कि r = xi + yj हैं, ठीक है। तो dr आपके क्या हो जाएगा, dxi + dyj बन जाएगा। तो इससे आपके ये क्या बन जाएगा, ओनली इंटीग्रेशन पृष्ठ, और ये हो जाएगा x² और dx + xy dy, ये आपके बन जाएगा। और इससे आपके वापस कन्वर्ट जो होता है वो आपके पता है, इसके अंदर बदल जाता है del f2/del x माइनस del f1/del y dx dy। तो del f2/del x क्या हो जाएगा, आपके x के रेस्पेक्ट इसका करेंगे तो y आ जाएगा माइनस, और इसका आपके y के रेस्पेक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसका y के रेस्पेक्ट करना आपको, तो 0 हो जाएगा, और बाहर क्या हो गया dx dy। अब आपको पता है कि इसकी जो लिमिट है वो आपके x की 0 से a है, ये 0 से a, और y की भी 0 से a हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब आप इसका पहले y के रेस्पेक्ट कर ले इंटीग्रेशन, तो y²/2 लिमिट 0 to a, और इधर dx बचा, तो y² यानी कि ये बन गया आपके a²/2, और अब ये बचा dx 0 to a, तो ये क्या बन जाएगा a, तो बना क्या फाइनली आपके ये
ए स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर ए माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 2 इसका आंसर। आप मैंने पूरा थोड़ा समझाने के लिए इतना किया है, बाकी आप वहाँ अगर समझ में आ गया तो धनाधन आप कर लोगे। इसका आपको ये एक्स वाई है तो ये आपके F2 हो गया, F2 का आपको x के रेस्पेक्ट और y इसका F1 का y के रेस्पेक्ट कर लें और उसके बाद dx dy इंटीग्रेशन करते ही आपका काम कंप्लीट है। तो इस तरीके से इसके ये आंसर आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ e पावर x dx प्लस 2y dy माइनस dz और इसका लाइन इंटीग्रेशन है। वेयर c इज़ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 z इक्वल टू 2। तो यहाँ आप देखें, इस क्वेश्चन को देख करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिखने में क्वेश्चन इतना भारी भरकम लगता है कि यार ये तो बहुत टफ होगा, लेकिन वास्तव में ये टफ है नहीं। हम जो जानते हैं वो ले लें। हम सबसे पहले देखिए, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी जानते हैं, हम स्टोक्स थ्योरम भी जानते हैं। स्टोक्स थ्योरम के अंदर हमने एक बात पढ़ी है सबसे पहली कि z इक्वल टू 2, यानी z इसके अंदर आपके क्या होता है, हमेशा ही कांस्टेंट। जब z कांस्टेंट है तो यह है देखो, तो उस केस में आपके dz क्या हो जाएगा 0। अब dz 0 हो जाएगा तो अब आपके ये क्या बचा, ये बचा c e पावर x dx प्लस 2y dy बच गया। और अब आप इसमें देखो, हमारे जो स्टोक्स थ्योरम है उसके हिसाब से आप ले लो। इसमें यहाँ इसके अंदर F1 क्या है, e पावर x, F2 क्या है 2y। तो आपके जो राइट साइड जो कहती है वो क्या कहती है, डेल f अपॉन डेल x माइनस डेल f अपॉन डेल y, यहाँ 2 या 1, और ये आपके क्या है dx dy। तो अब आपको पता है कि डेल F2 यानी कि इसे F2 का किसके रेस्पेक्ट करना, अवकलन x के रेस्पेक्ट करना, यानी कि डेल अपॉन डेल x और ये 2y माइनस डेल अपॉन डेल y और e पावर x। देखिए आपका काम यहीं तमाम हो चुका है। तो ये पूरा इसका क्या आ गया, आपके इसकी वैल्यू पूरी की पूरी इसकी 0 आ गई, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और x का y के रेस्पेक्ट 0 हो जाएगा। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके अंदर, बिल्कुल इजी काम हो गया। तो ये आपको खाली एक प्रोसेस समझना है और मेन टर्म ध्यान में रखनी है, तो कि हमें कैसे यूज़ करनी है स्टोक्स थ्योरम को और कैसे यूज़ करनी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। तो इस तरीके से स्टोक्स थ्योरम्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। और अब मैं इसी के साथ में, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है तो इसको लंबा नहीं करूँगा, मैं एक ही लेक्चर के अंदर इसको पूरा करूँगा। दूसरा टॉपिक है आपके ग्रीन थ्योरम या ग्रीन प्रमेय। इसमें क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है वो समझना है। यदि फाई और साई दो ऐसे संतत अवकलनीय फलन यानी सदिश बिंदु फलन है, तो एक पृष्ठ H से बाउंडेड क्षेत्र V के अंदर ग्रेड फाई और ग्रेड साई भी संतत अवकलनीय होंगे। तो उस केस में मतलब अगर फाई और साई अगर अवकलनीय है, संतत भी है, तो ग्रेड फाई और ग्रेड साई भी संतत अवकलनीय होंगे। और उस केस में हमारे एक जो इक्वेशन डिज़ाइन होता है वो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ फाई ग्रेड स्क्वायर साई माइनस साई ग्रेड स्क्वायर फाई। देखिए ये जो है वो यहाँ से स्क्वायर हट चुका है और कुछ नहीं, और dv की जगह ये किस में बदला है, पृष्ठ समाकल के अंदर, वॉल्यूम समाकल पृष्ठ समाकल के अंदर बदला है। जबकि आपने पीछे जो देखा है उसके अंदर सबसे पहली थ्योरम कौन सी थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके अंदर पृष्ठ समाकल जो था वो डाइवर्जेंस f के आयतन समाकल में कन्वर्ट हुआ था। दोनों का जस्ट अपोजिट देख लेना, ठीक है। तो यहाँ ये जो खाली स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर, डायरेक्ट वो दे देगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन प्रमेय को इंडिकेट करता है। वो यहाँ ऊपर नीचे कर देगा, कभी इधर स्क्वायर कर देगा, यहाँ स्क्वायर कर देगा, यहाँ स्क्वायर कर देगा, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा। तो इस तरीके से या dv की जगह इनको चेंज कर देगा, ठीक है। तो उस केस में आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये आपकी ग्रीन थ्योरम हुई। अब इसका जो एक सरल रूप है वो है कार्तीय रूप। ठीक है, अपन कार्तीय रूप से ही सवाल करेंगे। तो कार्तीय रूप में क्या है, यदि एक्स वाई पृष्ठ में कोई तल है, ये एक्स वाई, उसमें पृष्ठ एस द्वारा एनक्लोज्ड सी कोई बंद संतत कर्व है, तो क्षेत्र एस में पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई दो बिंदु, देखिए ये दो खास पॉइंट है पी और क्यू, ये दो संतत अवकलनीय बिंदु फलन अगर हो तो उस केस में आपके सीधा सा रिजल्ट बनेगा, वो बनेगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अगर आपने अभी ध्यान से देखा हो तो जो हमारे आपने इसके पहले वाली स्टोक्स थ्योरम थी, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपके डेल एफ, ये वाली चीज़ पढ़ी अपन ने, डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये चीज़ अपन ने इसके अंदर पढ़ी है स्टोक्स थ्योरम के अंदर। तो सेम कंडीशन, अच्छा फिर उसके अंदर यहाँ पर भी ई एक्स डी एक्स, ये वाला है ना, जेड तो ज़रा खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये ई एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, तो ये डी एक्स और डी वाई वाला पोर्शन इसके अंदर भी है हमारी, ये तो हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। आया समझ में? तो ये इसके अंदर ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बन जाएगा। हम सवाल हल करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल, सेम स्टोक्स थ्योरम की तरह ही है ग्रीन थ्योरम। तो अब हम इसके सवाल लेंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है वो हम देख लेते हैं। देखिए एक खास बात है, हमारी जो थ्योरम जो है मेन, वो ओरिजिनल थ्योरम क्या है हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ डेल, ये जो अपन ने अभी क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स है ना, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स प्लस क्या माइनस इसके अंदर माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। तो अच्छा इसके लिए आपके मतलब पूरी जो थ्योरम है डी एक्स डी वाई और पी डी एक्स, तो मैं इसको लेना चाह रहा हूँ डी एक्स डी वाई इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है। मैं इसके अंदर क्या करूँ कि अगर p इक्वल टू ले लेता हूँ x और q इक्वल टू लेता हूँ माइनस वाई, तो उस केस में आपके डेल p अपॉन डेल y क्या बन जाएगा माइनस वन, डेल q अपॉन डेल x क्या बन जाएगा वन। तो अब उस केस में हमारे जो मेन थ्योरम है ये इसके अंदर वो ये यहाँ पर c वाला पोर्शन है, ध्यान रखना है ना, ये तो ये इधर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये c है, c और p की जगह हमने क्या लिया, ये जो p है ना, p ले लिया अपन ने x, ठीक है, तो p की जगह मैं x लिख दूँ, x dx है ना, p की जगह अपन ने x लिया है। देखिए ये इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक खास कोरोलरी बन रही है, इसलिए मैं इसके अंदर इसको ले लेता हूँ y और इसको ले लेता हूँ x है ना, p को मैं माइनस में ले रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ी सुविधा हो जाएगी इसके अंदर। तो ये माइनस एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा ये, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो एक जो टोटल एरिया है जिसको अपन ले रहे हैं सी, जो एरिया था सरफेस एरिया जो था ये वाला एस को मैंने ए ले लिया है। और उस केस में आपके डेल क्यू अपॉन डेल, ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स जो है वो आपके वन, और ऐसे ही यहाँ पर जो पी का किया ना, तो ये यहाँ वन होगा और यहाँ माइनस वन होगा, तो ये वन प्लस वन हो जाएगा, बार डी एक्स डी वाई हो जाएगा। अब मान लो अगर ये जो टोटल जो एरिया है वो अगर ए है, तो उस केस में हमारे ये पूरा क्या बन जाएगा 2a, ठीक है। तो इससे हमारे a जो बनेगा फाइनली वो क्या बन जाएगा 1/2 सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये एक कोरोलरी टाइप याद रखना है अपने को, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है हमारे इसके अंदर। एक तरह से पी और क्यू जो भी दे रखा हो उसको इसके अंदर पुट करके अपन क्वेश्चन करेंगे, इसमें इतनी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाली बात इसके अंदर सब कोरोलरी में सब बुक्स के अंदर दे रखी है, तो हमें इसको कर लेना चाहिए ताकि वो इस पर क्वेश्चन अगर बना भी दे तो हम कर सकें। क्योंकि वो पी और क्यू डायरेक्ट दे देगा, यहाँ पे वो कह देगा कि पी आपके वाई है माइनस में, क्यू आपके एक्स हैं प्लस में, तो उस केस में आपके
इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट वो इसकी वैल्यू पूछेगा। वो चाहे तो हाफ को साथ रखेगा और चाहे 2 को इधर कर देगा वो, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए अब मैंने ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन लिया है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि CMPC यूट्यूब चैनल और CMPC टेलीग्राम चैनल दोनों ही सेम नाम से हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल CMPC नाम से जो है बाय KLP, तो आप इसको भी ज्वाइन करें। आपको ये सारी जो PDF वगैरह उसके अंदर मिल जाएगी और आप दोनों तरफ से देखें समझें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रीन स्टोक ऑर्डर और गॉस थ्योरम के क्वेश्चन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने इस लेक्चर के अंदर बताए हैं, आप खाली इसका कॉन्सेप्ट देख लें और क्वेश्चन कहाँ से किस पोर्शन से स्टार्ट करना, सोल्व करना, वो देख लें और उसके बाद में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल से आप जो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, आपका इस टॉपिक का चाहे ग्रीन थ्योरम हुई, चाहे स्टोक थ्योरम हुई, चाहे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हुई, इनके क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इससे बाहर नहीं जाएं, इतना सा आप काम कर ले ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल सरफेस लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है ग्रीन थ्योरम का, इवेल्युएट बाय ग्रीन थ्योरम। ये तो ठीक है, मैंने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अपन उसे करें, हम किसी से भी कर सकते हैं। e-x sin y dx प्लस e-x cos y dy। C एक आयत है जिसके शीर्ष है पाई 0 0 0 पाई पाई बाई 2 0 पाई बाई 2। ये इसके अंदर शीर्ष दे रखे हैं। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन इसको थोड़ा डायग्राम डिज़ाइन कर लें इसका। मान लो अगर ये आयत है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये x y ओरिजिन। तो देख लें आप, इसको जो है 0 0 कर रहा है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगा, पाई 0, ठीक है। ये पाई पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 2। बस कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन जो सेगमेंट ले लें आप, ठीक है, ये वाला, जिसको आप क्या लिखेंगे dx dy। एक प्रोसेस है, अपने को इतना इसको क्वेश्चन सोल्व करना है, बस क्वेश्चन दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अब जो मेन बात थी हमारी, उसको आप देख लें। ये जो थी पोर्शन हमारे P dx प्लस Q dy इक्वल टू ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी। तो हम इसके अंदर पहले हमारा ये P dx, तो आप देखो इसके अंदर P क्या है, e पावर माइनस एक्स साइन y, और Q क्या है, e पावर माइनस एक्स, और दोनों में वही है cos y, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो पूछा इसने डेल Q अपॉन डेल x, यानी Q का तो x के रेस्पेक्ट करना है, तो मैं इसको डेल Q अपॉन डेल x करूं, ठीक है। तो डेल Q अपॉन डेल x आपकी क्या बन जाएगा, मतलब x के रेस्पेक्ट करना है इसका, तो ये तो इसी स्थिर रहेगा। तो माइनस ई पावर माइनस एक्स कोस y, और इसका करना है डेल P अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स और cos y। दोनों आ चुके हैं हमारे पास में, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसमें जो ये वाला पोर्शन निकालना, डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y, तो हमारे ये आ जाएगा डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y, ठीक है। ये अपने को निकालना है। तो देख लें आप, ये क्या बन गया, डबल हो जाएगा, दोनों सेम पोर्शन है, ठीक है। तो माइनस का 2e पावर माइनस एक्स cos y बन गया, ये हमारे पास आ चुका। और अब हमें इसका क्या करना, इंटीग्रेशन। तो ये क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस का 2e पावर माइनस एक्स cos y dx dy, ठीक है। तो लिमिट आपकी जो है वो क्या है, ये जो y वाली है, y वाली आपको क्लियर दे रखी, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 दिख रही है, y इक्वल टू 0 से n, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो अपन इसको डायरेक्ट इसका कर लें इंटीग्रेशन। तो cos y का क्या हो जाएगा, देखिए -2 एज इट इज़, ठीक है, e पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और cos y का साइन y और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx, ठीक है। तो ये आपके साइन y तो
π/2 -0 से तो 1 हो गया, तो बेचारा क्या बचा ये -2, ठीक है। और अब यहाँ पर इसकी जो x की लिमिट है वो 0 से पाई तक है, सीधी सी बात। ये दे रखा है x = 0 से x = पाई, तो ये e⁻x dx बचा। आप इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और e⁻x ही रहेगा, और 0 to पाई, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2, और e⁻ पाई माइनस e⁻0, तो फाइनली आंसर क्या आ गया इसका 2 और e⁻ पाई -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें बिल्कुल सिंपल सा काम था, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए आपको ये काम करना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इवेल्यूएट y - sin x dx + cos x dy वेयर c इज द ट्राइंगल, एक त्रिभुज है, एनक्लोज्ड बाय लाइंस y = 0 = x एंड x = π/2 y = 2x/π। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। मैं आपको इसका हिंट दे दूं एक तो, और एक इसके आंसर दे दूं। देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा, डायग्राम वो ऐसे बनेगा, आपके एक ट्रायंगल है, क्योंकि आप देखो y = ये एक तरह से 45 डिग्री की रेखा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कर लें, तो ये जो लाइन है वो आपके क्या बन जाएगी, y = 2/πx, y = mx हो गया, ठीक है। और इधर आपके जो है y = 0 to और x = 0, ठीक है, और x = π/2, ठीक है। तो आपके एक जो रेखा है ये आपके x = π/2 हो गई, ठीक है। तो अब इससे आपके पास में यहाँ एक आप स्मॉल स्ट्रिप ले लें सुविधा के लिए, ठीक है, और ये आपके y = 0 है ये, ठीक है। तो इस बेस पे अब आपको वही काम करना, आपको थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, del p/del y, del q/del x, ये दोनों निकालने हैं, इससे निकल जाएगा del p/del y क्या आ गया 1, और del q/del x क्या आ गया -sin x, दोनों से आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको उस ग्रीन थ्योरम के अंदर पुट कर लेना है, किसमें, ये इसमें p dx + q dy, यहाँ c, और इसका जो फाइनल क्या आता है डबल इंटीग्रेशन s, और ये del q/del x माइनस del p/del y, और इधर dx dy होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके जो इसके फाइनल आंसर आएंगे वो आएंगे माइनस का π/4 + 2/π, ये इसके आंसर होंगे। अब इस बेस पे आपको करना है, ये मैंने छोड़ दिया, वैसे मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा था पर मैंने हिंट दे दिया है, तो आप इसको इस तरीके से करके देखें ये आंसर आपके आते या नहीं, वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो भी ग्रीन थ्योरम से करना है आपको। तो क्वेश्चन वैसे तो मैंने ये भी आपके लिए छोड़ा है, पर मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ इसके अंदर, सेम आपको वही काम करना है। यहाँ पर ये आपके P हो गया, ये Q हो गया, तो आप इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालेंगे, del q/del x निकाल लेंगे। तो Q ये, तो इस पूरे का x के रेस्पेक्ट आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा -sin x, और ये sin y एज इट इज़, ठीक है ना, सॉरी ये आपके P और ये Q है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, P करूँगा तो नहीं पूरे चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, मैं क्योंकि ये आपके P है और ये Q है, तो आपको पहले ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। Q = sin x cos y, तो अब ये del q/del x निकालेंगे, तो ये इसका x के रेस्पेक्ट क्या बन जाएगा cos x cos y, और P आपके पास में है, ये लिख लें हल्का सा क्योंकि मैथ्स में तुरंत गलती होती है, del p/del y, इसका y के रेस्पेक्ट, तो ये आपके हो जाएगा cos x cos y, दोनों आ गए। और अब आपको निकालना क्या है, ये आपके इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में p dx + q dy हमें इसमें लाना है। तो अब अपन निकालेंगे del q/del x माइनस del p/del y, इंटीग्रेशन कितनी बार, डबल बार, और बाहर क्या है
डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर ये डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये क्या बन गया आपके कोस एक्स क्यू है ना, तो ये कोस एक्स कोस वाई बन रहा है आपके। और देखिए इसके अंदर फिर से मिस्टेक हो गई है, ये एक्स वाई छोड़ दिया है ना। तो P के अंदर एक्स वाई छूट गया है, तो ये एक्स वाई छूट जाएगा तो चक्कर पड़ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इसका भी आपको y के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ माइनस एक्स और आएगा, है ना। ये गड़बड़ हो गई देखो मेरे से ही। तो यहाँ आपके माइनस एक्स बचा, और अब आपके ये कोस एक्स कोस वाई, पहले इसकी जगह ये पुट किया और माइनस फिर ये लेंगे, तो कोस एक्स कोस वाई और प्लस एक्स। देखिए जनरली एक आइडिया मिल जाता है कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, डबल इंटीग्रेशन और ये एक्स डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पृष्ठ तो जो था सी, ठीक है, वो मतलब एस, वो क्या बना आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। मतलब ये इस तरीके से आपका जो सर्कल है, ठीक है, तो आप, और इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे दे रखी 1 है, तो आपके ए की जगह 1 हो जाएगा, 1 1 1। तो लिमिट भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 से 1 -1 से 1 सीधी सी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 1 -1 से 1 डी एक्स डी वाई। बस इसको सोल्व करते ही आपके आंसर, इसको सोल्व करते ही आपके आंसर आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है, इसका 0 आंसर आ रहे हैं, आप देख लेना। मतलब प्रोसेस समझ ले, मेरे से देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है ना। जल्दबाजी करते ही आप तुरंत लुढ़क जाएंगे, जैसे मैं लुढ़का हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे। ये तो ठीक है कि मैंने पकड़ में ले लिया तुरंत वापस, लेकिन वहाँ तुरंत पकड़ में आती नहीं है, और हमारे पास जो रॉन्ग आंसर आते हैं वो भी आपके किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा, बस हमारा प्रोसेस ये वाला है, इसको आप ध्यान में रखें तो आपके इसके आंसर आ जाएंगे। तो ग्रीन थ्योरम ध्यान से आप काम करें। अगर आप ध्यान से देखें, मैं ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों का थोड़ा कंपेयर कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो आप इसको देख लें, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, देखिए F1 dx प्लस F2 dy, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू P dx प्लस Q dy, ठीक है। और इधर डेल Q अपॉन डेल एक्स माइनस डेल P अपॉन डेल वाई dx dy एस, ये किसके इक्वल हो गया, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, ये Q की जगह, माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, ये P की जगह हो गया। तो दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई फ़र्क नहीं, आप क्वेश्चन भले किसी से भी करें वो दोनों से सोल्व हो जाएगा। वहाँ वो बांध के नहीं रखेगा कि आपको किससे करना है, तो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये आपके ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम के जो मेन कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिए। आप इनसे और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप मेन प्रोसेस को ध्यान में रखें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब नंबर आता है पेपर एनालिसिस का। ध्यान रखना, पेपर एनालिसिस के अंदर अब मैं जो क्वेश्चन मैंने अभी तक मेरे इन 4-5 लेक्चर के अंदर ये सदिश कलन को मैंने पूरा किया है, और पेपर एनालिसिस के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछें इस सदिश कलन के, तो वो हम इसमें बताता हूँ मैं आपको। मैं सारे क्वेश्चन केवल इसके अंदर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सब मेरे इस लेक्चर में हर क्वेश्चन को मैंने करवाया है, तो इसलिए मैं अब वापस नहीं करवाऊँगा। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले ये स्कूल लेक्चरर का जो है वो पेपर है मैथमेटिक्स का, और इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा है डायरेक्ट, ये इफ़ r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड r इक्वल टू मोड ऑफ r देन ग्रेडियंट ऑफ ई आर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। मैंने मेरा जो ग्रेडियंट वाला टॉपिक करा रखा है सेकंड वाला लेक्चर, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसने प्रवणता पूछी है, ग्रेडियंट पूछा है, तो मैंने ग्रेडियंट का पूरा एक लेक्चर लिया अलग से। फिर अगला क्वेश्चन देखें, ये है आपके बिंदु 1 to 0 पर फाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का दिक् अवकलज ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको
ये इसने पूछा है, दिक अवकलज पूछा है सदिश इसकी दिशा में। मैंने डायरेक्ट यूँ का यूँ क्वेश्चन करा रखा आपको, 10/3 इसके आंसर आ रहे हैं। और ये जो है ना ग्रेड एफ डॉट ए कैप निकालना है इसके अंदर, ठीक है ना। दिक अवकलज जो है ये ग्रेड एफ डॉट ए कैप निकालना है, इससे आपके ये 10/3 आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि ए एक अचर सदिश है, देखिए इसने वृत्ति कह दिया कि अचर सदिश है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ए अचर सदिश है तो उस केस में आपके इसने पूछा है कि आर एक्स आई वाई जे जेड के, तो कर्ल ए क्रॉस आर का मान पूछा है आपको। आर तो एक्स आई वाई जे जेड के लेना है और ए कोई ले लेना है सदिश, अचर सदिश ले लेना है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, पहले आप ए क्रॉस आर निकालेंगे। मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है यूँ का यूँ पूरा, यूँ का यूँ एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है मेरे कर्ल वाले लेक्चर में, तो उसका आंसर है 2A। फिर यहाँ दिया इसने कि यदि इंग्लिश वाला भी है हिंदी वाला भी है, आप देख लें, ये आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और मोड ऑफ आर इक्वल टू आर, तो आर अपॉन आर का डाइवर्जेंस पूछा इसने, ठीक है। तो आर अपॉन मैंने ये भी यू का उसके अंदर करा रखा है, वो 2/r इसका सही आंसर आ जाएगा। मैंने करा रखा है, आप उसमें प्रोसेस में देख लें। इसके अलावा इसने कुछ क्वेश्चन और पूछे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन वाला इसके अंदर है नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, इसलिए अपने को नहीं करना है। देखिए ये भी कॉलेज स्कूल लेक्चर का ही है और मैथ्स का पेपर है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं आप देखें, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन इसने पूछ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है देखो कि यदि एफ अघूर्णी सदिश है, इरोटेशनल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा। तो इरोटेशनल के लिए अपन ने पढ़ा कर्ल एफ 0 होता है। ऐसे ही सोलेनोइडल होता है, यहाँ पर मान लो परिणाली की है तो इसके अंदर आपके डाइवर्जेंस एफ 0 होता है, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशन काम की। ये इसमें अगर सदिश अचर हैं, एफ अगर अचर है तो 0 होता है, ये अगर परिणाली की है तो 0 होता है, और ये अगर कर्ल 0 है तो वो अघूर्णी या इरोटेशनल होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, ए इज डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डाइवर्जेंस कर्ल ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी 0 होगी, मैंने एक करा रखा है क्योंकि ए एक अचर है, मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो कर्ल ए 0 होगा, ये करा रखा है। डाइवर्जेंस कर्ल ए, तो ये इसमें डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ ये अचर होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी अचर हो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, इस कारण से ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसने एक जो क्वेश्चन लिया है, ये आप देखें, ये और वेक्टर फिर यानी यहाँ देख क्या रखा, देखो एफ साइन वाई आई प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे, देन एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड इक्वल टू 0, तो इसमें सही आंसर होगा पाई ए स्क्वायर। ये हुआ कैसे, आप ध्यान से देखें कौन सी थ्योरम है, एफ डॉट डी आर, जेड इक्वल टू 0, जेड कॉन्स्टेंट किस में होता है, स्टोक थ्योरम के अंदर। तो स्टोक थ्योरम के अंदर आप इसके अंदर ये F1 ये F2 इनका अवकलन करके और आप डेल एफ अपॉन डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई से करके और ये आंसर निकाल सकते हैं। स्टोक थ्योरम का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एफ किसी बंद पृष्ठ एस द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो एफ डॉट एन कैप डी एस, क्या ये डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डायरेक्ट थ्योरम पूछिए, देखो आप, है ना ये, तो ये डाइवर्जेंस एफ हो जाएगा, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। डायरेक्ट इसने अवकलन मतलब डाइवर्जेंस थ्योरम पूछ लिए, स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला। और मैं यही कह रहा हूँ कि आपको तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट और आपको उनके डायरेक्ट फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे ताकि अच्छा क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि e पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई पर माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई, तो इसकी वैल्यू इन पॉइंट्स के अर्धीन रेक्टेंगल दे रखा है, इसके शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, आयत के, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन कराया है, 2e पावर माइनस पाई माइनस 1 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी करवाया, ये देखिए, ये वाला वो क्वेश्चन है, e माइनस एक्स साइन वाई, ई माइनस एक्स कॉस वाई, ये आयत है और इसमें 2e पावर माइनस पाई माइनस 1 ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके अभी इसमें ये दे रखा, देख लीजिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपको इनको ठीक से स्टडी कर लेना है। देखिए ये वाला पेपर है 2018 का,
और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा इसने, देखिए कोई विशेष बात नहीं है। आपने अगर प्रॉपर्टी ठीक से पढ़ी है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर इरोटेशनल, अघूर्णी है, तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी इरोटेशनल, मतलब ए क्रॉस बी अघूर्णी है, ए क्रॉस बी परिणालिकी है, ए माइनस बी परिणालिकी है। तो इनका आंसर, आप इनको ए और बी को कुछ उसमें वैल्यू ले करके और आप निकाल सकते हैं कि वो, क्योंकि आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी अच्छी तरह पता है। या तो वो अघूर्णी है, क्योंकि आपको पता है कि अघूर्णी के अंदर क्या है, इसका कर्ल F0 होता है, ठीक है, मतलब कर्ल A0 कर्ल B0। तो ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी भी 0 होगा क्या कर्ल, तो आप निकाल सकते हो इन तीनों का। तो ये ऐसा, तो अगर आपको कोई इसका पता है कि अघूर्णीय होता क्या है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये 2016 का पेपर है, सेकंड ग्रेड का मैथ्स का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे इसने, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक सदिश बिंदु फलन है, तब ग्रेड डाइवर्जेंस एफ क्या होगा। ये एक तरह से इसने क्या पूछी है, वो जो सभी आइडेंटिटीज़ है, जो जिसका मैंने अलग लेक्चर डाल रखा पूरा कि आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रूव करना है, या तो डायरेक्ट याद रखें, याद नहीं रहे तो फिर क्या उपाय है, आप एफ को एक सदिश बिंदु फलन ले लें, एफ को आई जे के में कुछ भी ले लें, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालें, जो आता है उसका ग्रेड निकाल लें, फिर इनमें से दोनों साइड सोल्व करें आप। पहले मतलब एफ को मान करके इधर इसको सोल्व करके रख लें, और उसके बाद में आप इनमें से इन चारों को सोल्व करें, जो इसके इक्वल आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सब आइडेंटिटीज़ है, सर्व समीकाएँ उनमें से लिया है। फिर ये 54वां क्वेश्चन है R/R³ क्या है। ये कह रहा है कि केवल परिणालिकीय, केवल अघूर्णीय, परिणालिकीय और अघूर्णी दोनों, और न तो परिणालिकीय और न अघूर्णीय है। आपको पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिणालिकी के लिए डाइवर्जेंस निकालो इसका पहले, ठीक है। और क्योंकि ये वास्तव में अपन निकाल रखा है, ये चीज़ मैंने ग्रुप में, वास्तव में ये है क्या है, ये आपके वास्तव में आर के की तरह है, ध्यान रखना। यहाँ क्यूब कर दिया इसने, कोई विशेष बात नहीं है, तो आप कर सकते हो इसको। तो इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। अगर आपके डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों 0 आ रहे हैं तो ये दोनों होगा, मतलब परिणालिकी और दोनों होंगे। अगर एक 0 आ रहा है तो मतलब दोनों के बारे में आपको पता है, क्योंकि डाइवर्जेंस मतलब कर्ल एफ अगर 0 है तो इरोटेशनल मतलब अघूर्णी, और डाइवर्जेंस F0 है तो ये परिणालिकी है। तो इस बेस पे इसको करना, मैंने उसमें करवा रखा है इसलिए मैं पूरा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। फिर है 55वां, देखिए ये एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की वो दे रखी है और डायरेक्ट सवाल पूछा है, ठीक है। ए डॉट ग्रेड फाई डी वी इक्वल टू क्या होगा। तो इसने क्या किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाए, ये है इसका फाई ए डॉट एन कैप डी एस माइनस ये एस, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा है वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना, मतलब फाई ए डॉट एन कैप डी एस और फाई ग्रेड डॉट ए डी वी, ये एक डायरेक्ट जो है ना उसकी थ्योरम है उस बुक के अंदर, तो वो इसमें पूछी गई है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। मैंने इसके अंदर मेन जो थ्योरम है वो बता दी, इसके अंदर उसमें डाल रखी मैंने ग्रुप में, आप उससे उस लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर आप उसमें से करें, तो इसका ही आंसर इसका ये हो जाएगा। आप अगर चाहें तो ए और फाई दोनों को इसके अंदर कुछ मान लें, फाई तो कोई एक्स वाई जेड फंक्शन हो जाएगा, और ए जो है कोई अचर सदिश ले लें आप, तो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। एक तरह से ये आइडेंटिटी की तरह ही है। अगला क्वेश्चन देखो, साइन आर इक्वल टू कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने यूँ का यूँ करा रखा है, मैं इसको नहीं करवाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। फिर डाइवर्जेंस ग्रेड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। आप पहले टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का ग्रेड निकाल लें और फिर उसका आप डाइवर्जेंस निकालें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन हुए, ये 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से, इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पकड़ लेना है। देखिए इस पेपर के अंदर ये 18 का है, इवनिंग टाइम पीरियड का, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा इसने ये कि सदिश आर की दिशा में 1/r का दिशात्मक अवकलज क्या होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैंने पूरा एक अलग लेक्चर डाल रखा है, तो आप उस बेस पे इसको करना, मैंने उसके अंदर एक क्वेश्चन करा रखा है,
मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है जो खास तौर से पूछे गए या जिसके लेवल पे क्वेश्चन पूछे हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। तो आप उस लेक्चर के अंदर देखें, मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पूछा है, इसका मैंने पूरा दिक अवकलज का अलग लेक्चर डाला है, तो आप उसके अंदर देखना। फिर इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा है ये देखिए, ये वाला इफ़ v इक्वल टू 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz स्क्वायर के, तो डाइवर्जेंस v क्या होगा। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। हमने डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट अगर देख लिया है तो इसको सोल्व करने में कोई देर नहीं लगेगी। मैंने डाइवर्जेंस वाला करा रखा है। यह देखिए इसी के अंदर इस पेपर में क्वेश्चन के अलग अलग जगह पूछे हैं। v इक्वल टू वाई जेड आई प्लस 3xzj प्लस जेड के हो तो कर्ल v क्या होगा। उधर इसने डाइवर्जेंस पूछा, यहाँ कर्ल पूछ लिया, तो कर्ल भी अपन फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये इसके अंदर दे रखे आंसर, बिल्कुल सिंपल सा काम। देखिए ये वाला कोई पेपर है पुराना, किस सत्र का है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे पहले आप देखिए सदिश ft जिसकी केवल दिशा अचर है, यानी दिक् अवकलज जो निकालेंगे ना, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने दिक् अवकलज के अंदर बता रखा है, इसमें ये पोर्शन जो है f क्रॉस डी फोन डी टी को, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस के अंदर जो होता है डायरेक्शन होती है, ठीक है, और डायरेक्शन जब अचर होगी तो इसके अंदर ही जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ दिया यदि एक अचर सदिश है तो कौन सा कथन असत्य है। तो अचर सदिश के लिए ये जो है असत्य होगा, बाकी सारे, क्योंकि डाइवर्जेंस कर्ल भी जीरो होता है, कर्ल ए भी जीरो होता है, डाइवर्जेंस ए भी जीरो होता है, खाली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये जो है कथन गलत है, ध्यान रखना। यहाँ देखो इसने ए दे रखा है और कर्ल ऑफ कर्ल ए पूछा है, तो कर्ल ऑफ कर्ल ए आप निकाल सकते हो, कोई विशेष बात नहीं। यहाँ इसने कहा यदि फाई सदिश अदिश बिंदु फलन है तो एन के फाई डी एस किसके बराबर होगा। ये हमने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर पढ़ा है, उसका पृष्ठ समाकल की बात करते हैं। तो ये पृष्ठ समाकल जो है हमेशा ग्रेड फाई करके और आयतन समाकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये उसके अंदर सब उसी के पार्ट देख लीजिए। फिर इसने कहा स्टोक प्रमेय का कथन है। अब स्टोक प्रमेय के कथन में तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन ने देखी है, ये इसने पूछा है, आप देख लें ये वाला, ठीक है ना। तो ये दे रखा है एफ डॉट डी आर जो होता है एन कैफ और कर्ल एफ के इक्वल होगा है, ठीक है। ये स्टोक प्रमेय का कथन है। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, अपने को डायरेक्ट ध्यान से समझ लेना है। देखिए ये संस्कृत शिक्षा का पेपर है वैश्य अध्यापक का 19 का, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। ये इसने सबसे पहले पूछा, आप देखिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू 0। तो ये इसके अंदर पूरी की पूरी आइडेंटिटी यूज़ कर रखी है, और जब आइडेंटिटी यूज़ करता है तो मैंने आपको बताया कि हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई न कोई फंक्शन फाई लेना पड़ेगा, या दो फंक्शन है एफ और फाई, तो दोनों को अपने को ले करके और उसके बेस पे अपने को करना पड़ेगा कि वो राइट है या रॉन्ग। कोई भी एक्स वाई जेड में लेना पड़ेगा, अदिश बिंदु फलन लिख कर लेना, जल्दी हो जाएगा। फिर 81 का आप देखो आर इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे बी टी के, तो ये पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको इसका आर क्रॉस डी आर निकालना है, कुछ नहीं, और इसका उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, ज़्यादा बड़ा काम नहीं पूछा इसने। यहाँ इसने कहा कि यदि एक्स वाई समतल में एक वक्र सी परिवर्तित क्षेत्र आर है और फाई एक्स और साई एक्स वाई उसी क्षेत्र आर में सतत अवकलनीय है, जिनके आर में सतत आंशिक अवकलज भी स्थित हो, तो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई बराबर होगा। देखिए अभी अभी अपन ने ये क्या है, लास्ट वाली ग्रीन थ्योरम, तो एक तरह से वो P और Q वाला है, ठीक है। जैसे ये P और ये Q है, यानी साई को Q माना तो Q पहले आना है, मतलब Q माइनस P कर रखा है, तो Q माइनस P कहाँ है, ये Q है ना, साई पहले कहाँ है, तो ये जो इसने किया है डेल P माइनस डेल Q करेगा, मतलब इसने इसकी वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना। तो ये साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई की वैल्यू पूछी है, एक तरह से P डी एक्स प्लस Q डी वाई, तो P हमारे क्या हो गया साई, है ना, ये हो रहा है। तो इसके अंदर माइनस वाला ही राइट होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, आप देख लें फाई, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पहले Q था डेल Q अपॉन डेल एक्स था, तो Q आपकी फाई है ना, तो ये फाई पहले आ रहा, ठीक है। अब दोनों में से ये R और C है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा C और R की जगह
वो आर के अंदर बदल जाएगा। तो ये 2 वाला ऑप्शन राइट है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सी है तो उसके बाद वो आर में बदलता है, इसलिए ये वाला इसका ऑप्शन सही है। तो मैंने बताया आपको, डायरेक्ट इसने स्टेटमेंट पूछ लिया, देख लो आप, ग्रीन थ्योरम का है ये पूरी आपकी क्या है, ग्रीन थ्योरम। ऐसे ही एन क्रॉस ए क्रॉस आर डी एस का मान क्या होगा, जहाँ एस पृष्ठ एस वाले पिंड का आयतन भी दे रखा है। तो इसको भी आप इसी तरीके से, ये पृष्ठ एस है, आप आयतन समाकलन के अंदर कन्वर्ट करके न कर सकते हो। इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मैंने लेक्चर में करा रखा है। देखिए इस पेपर के अंदर भी यहाँ आर इक्वल टू कोस एन टी आई प्लस साइन एन टी जे दे रखा है, और आर कोस डी आर का मान इसने पूछा है। ठीक है, एन क्या रहा, बिल्कुल से फर्स्ट चैप्टर का को टॉपिक है, मैंने पहले ही लेक्चर में करा रखा है। फिर इसके अंदर अगला वाला देखा, आर किस बिंदु का पोजिशन वेक्टर है, तो डाइवर्जेंस आर क्या होगा। तो डाइवर्जेंस आर बिल्कुल ये सिंपल सा काम है, 3 हो जाएगा इसका, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि डाइवर्जेंस निकालना है तो 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा। ऐसे ही सर्व समीकरण डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगी। तो ये आपकी पूरी सर्व समीकरणों का वाला टॉपिक है, आप उससे देखना, उससे ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया, देखो ये कि गॉस प्रमेय की सहायता से आपको x + z y + z x + y वाला ये करना, और ये पूरा गोला है। तो आप इसको भी कर सकते हो, इसका भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। ये 64/3 पाई ये आंसर आ रहा है इसका, और तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। गॉस प्रमेय मैंने आपको अच्छी तरह से करा दी है। देखिए ये वाला पेपर है, यदि सी एक वृत्त x² + y² = 1 है, तो cos x sin y - xy dx + sin x cos y dy का मान निकालना। मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको कराया है जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा कथन सत्य है, तो इनके अंदर भी आपको f का कुछ वैल्यू लेकर करना। ये क्वेश्चन पीछे पूछा, रिपीट किया, देखो इसमें f = 3xy i - y² j के लिए f.dr का मान पूछा है। ठीक है, ये समाकलन वाला पोर्शन है, तो आप इसको भी f.dr निकाल करके आप आराम से करते हो। dr का मतलब r = xi है ना, r = xi + yj + z के, तो आप इससे f.dr निकाल करके और आप इसको आराम से कर सकते हो इंटीग्रेशन। कोई विशेष बात नहीं है, लिमिट आपके पास दे रखी है 0 0 1 2 और y = 2x²। तो इससे आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अंदर 7.6 आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप करके देखना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही ये वाला है, तो यहाँ पर भी ये वाला भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम ये जो तीनों चारों क्वेश्चन सेम इसी के हैं। ठीक है, अब आपको मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, मैंने सब लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये सदिश कलन का पार्ट पूरा होता है। आप सभी को थैंक्स। आप सभी इस यूट्यूब चैनल CMPC को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी सेंड करें, ताकि उनको भी कहें, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और इस सारे कंटेंट का पूरा फ़ायदा ले सकें। और साथ ही CMPC नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको इनकी सारी PDF भी उसके अंदर अवेलेबल हो जाए, और कोई भी अपडेट जो होगा वो आपको मिलता रहे। तो आप इस CMPC यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह से आप फ़ायदा लें। मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो, अपने लक्ष्य तक आप पहुँचें। इसी के साथ थैंक्स।